हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर सुगंधा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पीजीटी एग्जाम के लिए। पीजीटी केमिस्ट्री ऑल ओवर इंडिया जितने भी क्वेश्चंस इस एग्जाम में आए हुए हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ इसको स्टूडेंट्स मैंने अरेंज कर दिया टॉपिक वाइज। तो आज हम इसमें देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स जो टॉपिक है हमारा, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हमारे पीजीटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। और आपके साथ-साथ ही साथ आपको पता लगेगा कि आपने सॉल्व इनको कैसे करना है, और साथ ही साथ कि आपका जो टाइम है ड्यूरिंग योर एग्जाम आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द कोलिजन थ्योरी और रिएक्शन रेट्स इज ओनली वैलिड फॉर। जो हमारी कोलिजन थ्योरी है और रिएक्शन रेट है वो किस चीज के लिए वैलिड है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शंस, सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शंस और ऑल द रिएक्शंस। सबसे पहले जो कोलिजन थ्योरी होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो एप्लीकेबल होती है किस चीज पे एप्लीकेबल होती है? बायोमोलिकुलर रिएक्शंस पे। और साथ ही साथ जो रिएक्शन जो होता है जिसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी मॉलिक्यूलैरिटी जो होगी उसकी ग्रेटर देन 2 होगी, तभी ये हमारा जो कोलिजन थ्योरी है वो एप्लीकेबल होती है। ये हमारे कंडीशंस हैं। और जो कोलिजन थ्योरी है वो कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब जिसके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो, ये होता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ प्रोडक्ट बन गए हमारे, इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। ये वैलिड नहीं होती है कोलिजन थ्योरी के केस में। और साथ ही साथ इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कोलिजन थ्योरी की, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसमें क्या बोलते हैं कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, रिएक्टिंग स्पीशी में क्या क्या है? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जो जो हमारे रिएक्टिंग स्पीशी है उनको साथ में आकर के आपस में कोलाइड करना है, जिससे कि जो हमारा रिएक्शन है वो शुरू हो सके और कंप्लीट हो सके। दैट इज कोलिजन उनका अच्छे से होना चाहिए। और जो कोलिजन है वो किस में पॉसिबल होता है? सिर्फ और सिर्फ बायोमोलिकुलर रिएक्शन में। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस चीज के लिए हमारा जो है यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसके लिए क्या है हमारा ऑर्डर? तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है इसमें जो रेट है यहाँ पे, वाटर के ऊपर जो है वो तो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे रेट है, जो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारा इस पे C12H22O11 दैट इज सुक्रोज पे ही डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि यहाँ पे जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो क्या हुआ? 1 हुआ। और मॉलिक्यूलैरिटी जो हुई रिएक्शन की वो क्या है? 2 या 2 से ज्यादा जो यहाँ पे है क्या है? रिएक्टिंग स्पीशी यहाँ पे अवेलेबल है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। सूडो यूनिमॉलिकुलर जो कि देखने में लगता है कि बहुत ही ज्यादा हमारा जो है वो रेट होगा, पर उसका जो रेट होता है, ऑर्डर होता है रिएक्शन का, वो क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर ही फॉलो करता है। तो ये है सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है यहाँ पे वो है 2, और जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो क्या है? 1। और जो वाटर है इस पे क्या है? रेट हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे, क्योंकि वाटर जो है वो है कांस्टेंट। तो इसलिए हमारा जो आंसर इसमें ठीक हुआ है वो है सी, दैट इज 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द रिएक्शन 4A प्लस बी गिविंग 2C प्लस 2D। तो यहाँ पे क्या बोला? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी, या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 इंटू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी। तो हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इन्होंने पूछा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो होगी उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें दे रखा है दैट इज 4A प्लस बी इज इक्वल टू 2C प्लस 2D। ये हमें गिवन है। अगर हम देखें इसको, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आराम से, दैट इज DA अपॉन DT। जो इसका स्टिशियोमेट्री है हमें पता है वो आगे इसके आ जाता है, दैट इज यहाँ पे ये वाला। और DT ये हम रेट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/2 इसकी DT, और 1/2 विद रिस्पेक्ट टू D। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे कि इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। पर साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो 1/2 अगर हम डी की फॉर्म में देखें, दैट इज ये हमारा जो है ये वाला पार्ट किसकी इक्वल हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला, दैट इज ये वाला, -1/4 DA अपॉन DT। साथ ही साथ इसको सॉल्व कर दिए, 2 हमारा यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा? दैट इज DD DT इज इक्वल टू -1/2 DA DT, क्योंकि 2 1 2 2 2 4 होता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D क्या हुआ? दैट इज इक्वल टू 1/2 इनटू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A। इसके इक्वल दिख रहा है हमें। तो ये वाली स्टेटमेंट देखो कहाँ पे है हमारे पास। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? -1/4
dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन dt। यहाँ पे हमारा dt हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज dA अपॉन dt। यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4 dB अपॉन dt। तो दैट इज, ये हम क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट, एक रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A इज इक्वल टू 4 इंटू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ B, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई, आप इसको देखोगे ऑप्शन में कहाँ गिवन है, हमने क्या क्या बातें बोली हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A, दैट इज हमें कहाँ दिख रहा है, ये वाला स्टेटमेंट, दैट इज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए जो हमने अभी बोला। और साथ ही साथ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए अगर हम देखेंगे तो वो किसके इक्वल है, 4 इंटू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी। तो दैट इज हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्शन ओबेज द फॉलोइंग डिफरेंशियल रेट लॉ, दैट इज हमें गिवन है ये रेट जो है हमारा फॉलो करता है रेट लॉ। तो यूनिट ऑफ के की यूनिट्स निकालनी है स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे, तो हम देखेंगे पहले कि कैसे निकाले यूनिट्स। सबसे पहले आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जो यूनिट्स का जो फॉर्मूला होता है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद होगा, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और पर सेकंड होता है। यहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें ये चीज गिवन है रेट लॉ, दैट इज के कंसंट्रेशन 3/2। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है, 3/2। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो यहाँ पे, तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, 1 माइनस 3/2 लीटर 3/2 माइनस 1 और पर सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल माइनस 1/2 लीटर 1/2 पर सेकेंड। और इसको हम और कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसीमीटर में भी अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, डेसीमीटर 1/2 मोल 1/2 माइनस और पर सेकेंड। तो इसको और ये दोनों सेम चीजें हैं। अब हम देखेंगे हमारे ऑप्शन में ये कहाँ गिवन है, हमारे ऑप्शन में ये गिवन है ए में। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन ठीक होगा वो होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट। तो इसमें से कौन सा जो रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट की इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमें गिवन है ऑप्शंस, आप इसमें देखो ऑप्शंस में सबसे जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला CH3CO C2H5 प्लस OH नेगेटिव इज गिविंग प्रोडक्ट, दैट इज सॉल्ट रेट कांस्टेंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट है किसका, पावर का। यहाँ पे जो रिएक्शन उसकी पावर का इंडिपेंडेंट है, दैट इज अभी हम लिख के देखते हैं यहाँ पे CH3COO C2H5 प्लस OH नेगेटिव, ये क्या देगा हमें प्रोडक्ट, दैट इज CH3COO नेगेटिव प्लस C2H5OH इथेनॉल। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है आयनिक स्ट्रेंथ की। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, इन द रिएक्शन, हमें रिएक्शन गिवन है ये वाला, द करेक्ट वैल्यू ऑफ रिलेशन इज, इसमें से करेक्ट वैल्यू रिलेशन की कौन सी होगी। तो इसके लिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हल्का सा। देखो यहाँ पे हमें रिएक्शन गिवन है, दैट इज 4NH3 प्लस SO2 गिविंग 4NO2 4NO नॉट 2 4NO प्लस 6H2O। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका यहाँ पे ये जो पार्ट है दैट इज स्टोइचियोमेट्री, ये हमारी नीचे आ जाएगी। अगर हम इसको रेट के फॉर्म में लिखेंगे, विद कंसंट्रेशन NH3 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें 1/6 d/dt H2O। और अगर हम इसको सॉल्व करें, 6 को आप ऊपर ले जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 6/4 d/dt NH3 इज इक्वल टू d/dt और ये H2O। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, आप इसको डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा 1.5 d/dt NH3 इज इक्वल टू d/dt H2O। तो आप देखो ये क्या, ये वाला आपको कहीं ऑप्शंस में दिख रहा है ये वाली चीज। तो अगर हम देखें हमें यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है हमारा सी यहाँ पे, तो ये हमें ऑप्शन में दिख गया है। तो आपने अकॉर्डिंगली जैसे आपको ऑप्शन दिए होंगे आपने वैसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन, जिससे कि आपका टाइम सेव हो। तो अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा बन गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। 7th हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसमें कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं करता फैक्टर, नेचर ऑफ reactants, concentration of reactants, temperature और molecularity of the reaction। तो nature, concentration और
यहाँ पे जो रेट है, ये सब चीज़ों को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। जो नेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट्स का, ये सब क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफ़ेक्ट करता है। पर जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है, जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो इन्फ्लुएंस नहीं करती है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि ये क्या इंक्लूड करती है मॉलिक्यूलैरिटी, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आयन्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं जो कि आपस में कोलाइड कर रहे हैं विद ईच अदर, और क्या करते हैं हमें यहाँ पे आगे फर्दर वो क्या देते हैं, हमें प्रोडक्ट देते हैं। तो सब इसमें जो फैक्टर है क्या है, वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन ए इज गिविंग बी इज गिविंग सी इज गिविंग डी विद द रेट कांस्टेंट, देखो बच्चा K1 K2 K3 दिया हुआ है और हमें कंडीशन भी दी हुई है कि K3 इज ग्रेटर देन K2 is greater than K1. तो rate of the formation of the following of the product D is determined by, तो rate of formation of हमें D को देखना है यहाँ पे। तो D के लिए हमें क्या है कि rate of reaction A to B, rate of reaction B to C, rate of reaction C to D या rate of overall reaction। तो हमें क्या देखना है कि rate of formation जो है प्रोडक्ट D का वो कैसे डिटरमिन हम करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं। इन्होंने कंडीशन दे रखी है ना हमारे पास, आप देख रहे हो K3 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K1। हमें पता है जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट डी का वो कैसे डिटरमिन होता है, ये हम सब ने स्टडी करा है। ये डिटरमिन होता है बाय द स्लो स्टेप या स्लोअर स्टेप या फिर बाय द स्लो स्टेप। और जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप क्या होता है, वो सबसे कम होता है, बहुत धीरे चलता है स्लोअर स्टेप जो होता है, जिसपे रेट हमारा डिपेंड करता है। तो जो रेट कांस्टेंट है K1, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो K1 है किसके लिए, रिएक्शन के लिए A to B, ये सबसे क्या है, कम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि K3 सबसे ज्यादा है और K1 सबसे कम है। तो सबसे कम है, दैट इज इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो चीज होगा इस पे डिपेंड करेगा हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, क्योंकि ये हमारा सबसे स्लोअर स्टेप है एंड इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है इस केस में ठीक होगा। Next question, the rate of a reaction was found to be equal to the rate constant at any concentration of the reactant. The order of the reaction is, इन्होंने क्या बोला, जो रेट है हमारा रिएक्शन का was found to be equal to the rate constant, रेट कांस्टेंट के इक्वल था किसी भी कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट की। तो ऑर्डर हमारा क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, हमें पता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, कंसंट्रेशन पे, किसकी, रिएक्टेंट की। कंसंट्रेशन पे डिपेंड वो नहीं करता, किसके, रिएक्टेंट की। तो जो रेट कांस्टेंट होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो अफेक्ट नहीं होगा एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसलिए जो जीरो ऑर्डर होगा वो क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जीरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO2, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, दैट इज इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है विद द रेट कांस्टेंट K1 इन फॉरवर्ड, K2 इन बैकवर्ड, N2O4 बन रहा है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 हमने निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, यहाँ पे हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2NO2 गिविंग विद रेट कांस्टेंट K1 K2 N2O4। तो हमारा ये रिएक्शन है। अगर हम देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा अगर देखें तो क्या हो जाएगा, दैट इज K1 NO2 का स्क्वायर। और अगर हम देखें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, K2 N2O4। यहां से अगर हम देखें ये वाला हमारा बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका निकालना है, NO2 का। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 माइनस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 दैट इज K1, जहां पे वो गायब हो रहा है NO2, यहाँ पे लिखेंगे पहले, माइनस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, कहाँ पे NO2 हमें दिख रहा है तो उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज K2 N2O4 यहाँ पे। अब हम इसको देखो सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, दैट इज अब हमें ये भी निकालना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें रिएक्शन में तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस 1/2, डिसअपीयरेंस है तो इससे नेगेटिव साइन आएगा स्टूडेंट्स, NO2 ये हमारा आ गया इसका। अब हम इसको इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसके ओवरऑल, दैट इज K1 NO2 का स्क्वायर K2 N2O4। और अगर हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इसको हम उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसी स्टेप में कर देते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2K1 2K2। तो हमारा ये क्या बन गया, ये आ गया हमारा रेट इक्वेशन। तो हम इसमें मैच कर लेते हैं, हमारे कौन से ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है। अब देखते हैं हमारा, दैट इज इसमें जो हमारी ऑप्शन मैच हो रही है वो हो रही है बी।
तो इसमें स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट भी कर लिया, आपको पता भी लग गया होगा। तो ऐसे आपने किसी भी जब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन दिया हो तो आपने इसको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन A plus B giving product is given by R is equal to A B. If the reactant B is taken in large or excess, the rate of reaction will be. इसमें उन्होंने क्या बोला है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है कि हमारा A plus B गिविंग प्रोडक्ट दे रहा है और इसका जो रेट है वो क्या है R is equal to AB. अगर हम एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लें यहाँ पे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर जो B यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, जो B रिएक्टेंट लिया है इसको इन्होंने क्या लिया है एक्सेस में ले लिया है। अगर यहाँ पे एक्सेस में ले लो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड नहीं करेगा किसकी कंसंट्रेशन ऑफ बी में, ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करेगा। तो फिर यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक। हमेशा एक्सेस पे जो हमने ले लिया चीज उस पे हमारा जो है रेट नहीं डिपेंड करेगा, तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन रेट R is equal to AB हमें given है। If the reactant is taken in surplus amount, then what will be the reaction rate order? Surplus amount या फिर excess, दोनों एक ही बात है। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया अगर हम एक्सेस में ले लेंगे एक हमारा जो यहाँ पे रिएक्टेंट होगा उसको, तो हमारा जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले रिएक्टेंट पे। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रिएक्टेंट को ज्यादा मात्रा में ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्शन इज डबल, जब हमारा कंसंट्रेशन जो है उसको डबल कर दिया और रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम, और रेट ऑफ रिएक्शन बन गया हमारा 4 टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेट हमारा जो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम देखें R1 अपॉन R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, उन्होंने बोला डबल हो गई, पहले एक की तो कंसंट्रेशन n थी और एक की हमारी क्या हो गई डबल हो गई, इज इक्वल टू, और रेट जो है हमारा वो क्या हो गया 4 टाइम्स, तो यहाँ पे पहले 1 था और फिर 4 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करो, दैट इज 1/2, यहाँ पे n आ गया, ये c कट गया, इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम n की वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 2, बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो है हमारा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ए, तो हमारा ये निकल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द टाइम फॉर 75% एंड 50% कंप्लीशन ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, हमें यहाँ पे दे रखा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें जो है रेशो किसकी, यहाँ पे जो हमें टाइम दे रखा है दैट इज T 75% और T 50%, इसका जो रेशियो है वो कैसे निकलेगा, तो हम देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, दैट इज 100 माइनस 25, यहाँ पे 75% हमारा है और नीचे वाला जो है हमारा 50% है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे दैट इज 75 अपॉन 50, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.5, तो ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए जो है हमारा क्या होता है C नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन K, ये हमें पता है एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2 दी हुई है, हमें इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हमारा मैच हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें पता है जो T हाफ हमारा होता है दैट इज, अगर आप देखो हमें पता है जो T हाफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ये आपको थोड़ा सा जब आप इसको गो थ्रू करोगे चैप्टर को तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है A नॉट, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर पे इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता है। ये था हमारा जीरो ऑर्डर के लिए, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, ये था जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और सेकंड ऑर्डर के लिए अगर आप देखो हमारा हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये सेकंड ऑर्डर। और अगर आप थर्ड ऑर्डर के लिए देखोगे T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A का स्क्वायर, इसके लिए फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हमारा ऑर्डर है। जब भी आप इसको स्टडी करोगे जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, आपने हमेशा इसको याद रखनी है चीजें, एक अलग से आपने कॉलम बनाना है हाफ लाइफ पीरियड के लिए, और हमारा जो बनेगा यहाँ पे जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी अगर आप इनको एक साथ नहीं लिखोगे। अगर आप एक साथ एक पेपर पे अपने लिख लोगे कॉपी में, तो जब एग्जाम हो तो ड्यूरिंग दोज डेज आप उसको रिवाइज कीजिए, तो आपको वो चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगी ड्यूरिंग योर एग्जाम। तो आप इसमें से चेक कर लो हमारी कौन सी ऑप्शन जो है वो मैच हो रही है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ये हमारी जो ऑप्शन है वो हमारी जो मैच हो रही है वो हो रही है ऑप्शन नंबर डी में, दैट इज A पार्ट 2 से, B पार्ट फर्स्ट से, और C पार्ट फोर्थ से, और D पार्ट थर्ड से। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सब्सटेंस इज 100 सेकंड, ये हमें गिवन है।
At a certain concentration, when its concentration is doubled, the half-life period becomes 200 सेकेंड, the order of the reaction. तो half-life period हमें सब्सटेंस का दे रखा है, वो क्या है 100 सेकेंड। पर साथ ही साथ इन्होंने बोल दिया, जब हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, तो half-life period जो है वो बन जाता है 200 सेकेंड। तो हमें पता है जो हमारा हाफ लाइफ पीरियड है स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे देखा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के। तो हमारा जो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बिल्कुल ही सही बैठ रहा है। ये हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें एजर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, तो चलिए देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो हमें पता है जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो रिलेट करता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के। मॉलिक्यूलरिटी आपको पता है ना स्टूडेंट्स, ये होता है A प्लस बी इज गिविंग प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा जो होगा ये क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। तो इन्होंने क्या बोला है कि कोड दे रखा है, बोथ A एंड R आर ट्रू, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, और बी ऑप्शन जो है बोथ A एंड R ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो इसमें से हमें क्या पता है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है रिएक्शन की वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। यहाँ पे लिखा है ना कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो इसमें जो ऑप्शन होगा A इज फॉल्स और R इज ट्रू। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। नो, दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। और जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए A इज फॉल्स और R इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाफ लाइफ पीरियड T50 हमें दे रखा है रिएक्शन का। अगर A हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो इन फर्स्ट ऑर्डर reaction T50 does not depend upon initial concentration of the reactant. In first order reaction T75 is equal to 2 into T50%. In second order reaction T50 is directly proportional to A square. तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारा T50 है, जो हमारा हाफ लाइफ है 50% का, वो किसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, A raised to the power n minus 1। और यहाँ पे क्या है हमारा n is equal to 1 है। अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, T50% डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, किस पे, A पे, वो डिपेंड नहीं कर रहा है। और जब n इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, T50 जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। और फर्स्ट ऑर्डर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, T75% अगर हम देखें तो 2 इंटू 250, 2 इंटू T50 दैट इज 50% पे क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। इन फर्स्ट ऑर्डर T50 डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये हमारा ठीक है। और साथ ही साथ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T75% इज इक्वल टू 2 इंटू T50%, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसमें साथ ही साथ अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड इन अ रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। इसमें क्या बोला है उन्होंने कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की डबल कर दें, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है इसकी वो डबल कर दें इन अ रिएक्शन, तो उसकी जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कुछ भी अफेक्ट नहीं होती है। तो इसमें ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आप देखो जो हमारा टी हाफ होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू an माइनस 1। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर गिवन है हमें, तो n इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे। अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो क्या हो जाएगा, टी हाफ जो होगा वो डिपेंड नहीं करेगा किस पे, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन पे, दैट इज 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 अपॉन A नॉट। तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और एक और चीज, टी हाफ लाइफ जो पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होता है 0.693 अपॉन के, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। Next question, for the reaction N2O5 NO2 plus 1 by 2, it is given that dN2O5 dt is equal to K1 N2O5 और d by dt NO2 is equal to K2 N2O5 और d by dt O2 concentration K3 N2O5। तो इसमें रिलेशन निकालना है। रिलेशन हम कैसे निकाल लेंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, N2O5 is giving 2NO2 plus 1 by 2 O2। अगर हम इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 1/2 d by dt NO2 इज इक्वल टू d by dt O2 बाय डिफरेंशियल। और अगर हम देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है इसकी जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, K1 N2O5 इज इक्वल टू 1/2 K2, यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में N2O5 इज इक्वल टू 2K3
N2O5। अब हम इसको इक्वेट कर लेंगे, तो N2 सब में है यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे तो रिलेशन हमारा आराम से निकल जाएगा, दैट इज K2/2 इज इक्वल टू 2K3। तो यहाँ से 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3। अगर हम देखें यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है इसके साथ, तो हमारा जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है ए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हमने 20 क्वेश्चंस करे, आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसको देखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।